तो जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे बेसिक की। एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम एक छोटी सी वीडियो में शॉर्ट सी वीडियो में 4 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम सारे टॉपिक्स को बेसिक के टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे ताकि स्टूडेंट्स को जल्दी जल्दी बेसिक का मालूम हो जाए। फिर एक लाइव सेशन रखा जाएगा जिसमें स्टूडेंट्स के तमाम सवाल जो उन्हें नहीं पता है उनके जवाब दिए जाएंगे। तो बात करते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्प्रेड को कवर करने वाले हैं कि मार्केट में स्प्रेड क्या होता है, और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे टाइम फ्रेम क्या होता है, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पिप क्या होता है, और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे SLTP। कोई भी एंट्री जो हमने मार्केट में एग्जीक्यूट की है उसका SLTP कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्प्रेड की। देखिए मैंने जैसे कि पहली वीडियो में आपको बताया था तारुफ में कि फॉरेक्स मार्केट तक आम आवाम की, जैसे आप हैं या मैं हूं, आम ट्रेडर की रसाई मुमकिन नहीं थी। फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ बैंक ट्रेड कर सकते थे, लेकिन 1990 में जब ये ऑनलाइन आई तो फिर बाद में इसकी आम आवाम तक भी रसाई दे दी गई ताकि आम बंदा भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सके। लेकिन इसको रसाई को मुमकिन किया दरमियान में थर्ड पार्टी ने। मार्केट और जो ट्रेडर कह लें उसके दरमियान में एक थर्ड पार्टी भी है जिसने ट्रेडर की ट्रेड को लेना है और इंटरनेशनल मार्केट में एग्जीक्यूट करना है। अब वो ट्रेडर की ट्रेड को लेगा और इंटरनेशनल मार्केट में एग्जीक्यूट करेगा तो जाहिर सी बात है वो कुछ अपना कमीशन भी रखेगा। जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं हमारी आम लाइफ में, एक बेचने वाले और सेल करने वाले के दरमियान में डील करवाते हैं प्लाट की और अपना कमीशन लेते हैं। इसी तरह से जो थर्ड पार्टी है उनका नाम ब्रोकर्स होता है। ब्रोकर क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं, कौन सा अच्छा ब्रोकर होता है, ये हमारी अगली वीडियो का पार्ट होगा। अभी हम बात करते हैं स्प्रेड के बारे में जिसको कमीशन कहा जाता है ब्रोकर का। आपको देखें जो भी पेयर आप देख लें, यूरो USD देख लें, USD कैड देख लें, जो ऊपर ऊपर हैं उनकी प्राइसेस में फ़र्क महसूस हो रहा होगा। यूरो USD की प्राइसेस तो सेम चल रही हैं, लेकिन USD कैड में देखें लो प्राइस के ऊपर जो लिखी हुई प्राइस है वो 1.33 है, जबकि अगली प्राइस 1.33 131 हो रही है। मतलब है कि इनमें 4-5 पॉइंट्स का फ़र्क आ रहा है। ये जो 4-5 पॉइंट्स का फ़र्क है ये ही दरअसल ब्रोकर का स्प्रेड है। इसको आप चार्ट पे यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं आपको शो करवा दूँ, ये देखें ये नीचे लिखा हुआ है स्प्रेड और साथ में 4 लिखा हुआ है। ये जो स्प्रेड के साथ 4 लिखा हुआ है ये 4 हमारा स्प्रेड है। मार्केट में एंट्री एग्जीक्यूट करता है आपका ब्रोकर, आपसे एंट्री लेता है और इंटरनेशनल मार्केट में एग्जीक्यूट करने का कुछ कमीशन लेता है। वो कमीशन जो है उसको स्प्रेड कहा जाता है। ठीक है, और अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है हमारे पास कि हमारा टाइम फ्रेम क्या होता है। मार्केट चार्ट को जब भी आप ओपन करते हैं तो आपको, अभी चार्ट को ओपन कर लेते हैं ताकि आपको सिंपल सा नज़र आ जाए। ऊपर देखें जहाँ पे गोल्ड का नाम लिखा हुआ है उसके साथ आपको शायद कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, मिनट 30। ऊपर देखिए जहाँ पे गोल्ड का नाम लिखा हुआ है उसके साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा मिनट 30। ये जो मिनट 30 लिखा हुआ है ये आपका टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम का ताल्लुक मार्केट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ कर लें आपके पास कोई आटे की थैली है जिसमें 20 किलो वज़न है। अगर आप उस 20 किलो वज़न के पार्ट करना चाहें 5-5 किलो के, तो पार्ट उसके 4 हो जाएंगे। मतलब है कि 5-5 किलो की 4 थैलियाँ बन जाएगी। लेकिन अगर सबको मिला के वज़न किया जाए तो वही 20 किलो आएगा। आटा आटा ही रहेगा, वज़न 20 किलो ही रहेगा, लेकिन अगर उसके पार्ट करेंगे तो 4 थैलियाँ बन जाएगी। अगर उसी तरह से हर थैली के अलग अलग पार्ट किए जाएँ किलो किलो के, तो अब की दफ़ा 20 थैलियाँ बन जाएगी, लेकिन वज़न वही 20 किलो ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ टाइम फ्रेम का ताल्लुक है। जब आप स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, सिंपल एक क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये एक गोल दायरा नुमा शो होता है। इस गोल दायरा में अगर हम दाएं साइड से बाएं साइड से पढ़ना शुरू करें तो M1 लिखा हुआ है, M5 लिखा हुआ है, M15, M30, H1, H4, Day 1, W1 और M1 ये लिखा हुआ है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा तारुफ देता जाऊँ कैंडल स्टिक का, ताकि आपको इसके बारे में मज़ीद समझ आया जाए। कैंडल स्टिक का तारुफ एक जापानी ताजर ने रखा था। उसका चावलों का बहुत बड़ा कारोबार था। उसको समझ नहीं आती थी कि मेरे आज के दिन में चावल बेचने वाले ज़्यादा आए या चावल ख़रीदने वाले, मेरी दुकान कह लें या आड़त कह लें, दुकान पे बेचने वाला ज़्यादा आए। तो इस चीज़ को काउंट करने के लिए ना उसने कैंडल स्टिक, ये जो आपके सामने नज़र आ रही है ना स्क्रीन पे, ग्रीन और रेड कलर की, इनको कैंडल स्टिक कहा जाता है। कैंडल स्टिक का जो है वो आगाज़ किया। अब इसी तरह से फॉरेक्स मार्केट में भी वही रोल है। जब आपने देखना होगा कि अगले आधे घंटे में मार्केट में या पिछले आधे घंटे में मार्केट में बायर ज़्यादा आए या सेलर ज़्यादा आए, तो आप मिनट 30 का टाइम ओपन करेंगे। मिनट 30 का, क्योंकि हमने आधे घंटे का देखना है, तो मिनट 30 का टाइम ओपन करेंगे। जो प्रीवियस पिछली कैंडल बनी हुई है उससे हमें पता चलेगा कि मार्केट में सेलर ज़्यादा आए।
ये प्रीवियस पिछली कैंडल है रेड हमारे पास। इससे हमें पता चलेगा कि मार्केट में सेलर्स, ये रेड कैंडल सेलर को शो करती है, ग्रीन कलर कैंडल बायर्स को शो करती है, हमारे पास सेलर ज़्यादा है। यही हमारे पास मार्केट में टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम का ताल्लुक आपका सिर्फ एंट्री लेने से नहीं है, ठीक है। टाइम फ्रेम का ताल्लुक आपका चार्ट को, जब हम आगे एडवांस क्लासेस पढ़ेंगे तो चार्ट को हम रीड करेंगे। ये जो हमारे पास कैंडलस्टिक का चार्ट है इसको रीड करके हम एंट्री लेना सीखेंगे। तो फिर आपको बताया जाएगा कि अलग अलग टाइम में जब हम जाते हैं तो हमारे पास सिनेरियो चेंज हो जाता है। अगर आप H1 ओपन करेंगे तो एक कैंडल 1 घंटे में बनेगी, H4 ओपन करेंगे तो एक कैंडल 4 घंटों में बनेगी, डे 1 ओपन कर लेंगे तो एक कैंडल 1 दिन में बनेगी, जबकि W1 ओपन कर लेंगे तो एक कैंडल 1 हफ्ते में बनेगी, ठीक है। तो इसका ताल्लुक एंट्री लेने से बिल्कुल नहीं है। कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर आप जो है वो ये बताएं कि अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में एंट्री लगाएं तो क्या 1 घंटे में हमारी एंट्री क्लोज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। टाइम फ्रेम का ताल्लुक सिर्फ चार्ट को अलग अलग जाविये से देखने का है। जो आपकी एंट्री प्रॉफिट में या लॉस में जानी है वो आपकी मार्केट की मूवमेंट की वजह से जानी है, ठीक है, जिस तरह से मार्केट मूव करेगी। अब बात करते हैं कि हमने टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करना है। एक्चुअली हम बेसिक में हैं तो बेसिक में हम इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। इंडिकेटर 70 पे हो तो हम सेल करते हैं, 30 पे ऊपर की तरफ मूव करे तो हम बाय करते हैं। तो इसमें आप 3 टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। मिनट 30 यूज़ कर सकते हैं, H1 यूज़ कर सकते हैं या H4 यूज़ कर सकते हैं। बाकी एडवांस क्लासेस में आपका मज़ीद जो है वो आपको बताया जाएगा कि टाइम फ्रेम का तब्दीली किस तरह से आपने करनी है और कौन कौन से टाइम फ्रेम आपके पास बेस्ट होते हैं। अभी बेसिक में आप ये 3 टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। उम्मीद है टाइम फ्रेम की और स्प्रेड की आपको समझ आ गई होगी। तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है हमारे पास पिप। मार्केट में आप जब कोई भी एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, फर्स्ट कर लें मैंने यहाँ पे एंट्री बाय की लगा दिया, ये अगर एंट्री लेते वक्त आप सबके सामने ऐसा कोई ऑप्शंस आ जाए तो आप इसको एक्सेप्ट कर लिया करें, आप इसको एक्सेप्ट कर लिया करें। फर्स्ट करें आपने मार्केट में ये एंट्री एग्जीक्यूट की है, हमारे पास जो प्रॉफिट या लॉस शो हो रहा है, इस प्रॉफिट या लॉस को गिनने का जो पैमाना है ना, गिनने का, ठीक है, मार्केट में एंट्री लगाने का पैमाना लॉट साइज है, लेकिन इस प्रॉफिट या लॉस को गिनने का जो पैमाना है वो हमारे पास है पिप। अब पिप को हम काउंट कैसे करें? आपको फर्स्ट करें, मैं सिंपल सादा अल्फाज में बताता हूँ। मार्केट में यहाँ गोल्ड की प्राइस चल रही है 1947.15 या 1947.10 लगा लें। अगर 1947.10 से मार्केट 1947.20 तक मूव करती है, जैसे अब 20 तक या 40 तक मूव कर चुकी है, तो ये हमारे पास पॉइंट बनेंगे 20 तक 10 पॉइंट। तो 10 पॉइंट का एक पिप होता है। पिप क्या होता है? मार्केट में प्रॉफिट या लॉस को नापने का, काउंट करने का पैमाना होता है। अगर मार्केट 10 पॉइंट अप या डाउन मूव करती है तो हमारे पास एक पिप मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। और जब मार्केट 20 पॉइंट मूव करे तो 2 पिप, 30 पॉइंट मूव करे तो 3 पिप्स हो जाते हैं। 10 पिप्स का $1 बनता है। 100 पॉइंट्स मार्केट मूव करेगी 0.01 की लॉट के साथ आपको $1 मिलेगा, तो मतलब आपकी मार्केट ने 10 पिप मूव कर ली है। अगर मज़ीद कुछ समझ ना आई हो तो आप ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि पिप की भी छोटी सी तारीफ आपको समझ आई होगी। चौथा हमारे पास टॉपिक है कि हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट किस तरह से लगाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कभी आपने मार्केट में एंट्री लगाई है और आप मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर किसी जगह बिज़ी हैं, तो आप मार्केट में अपने नुकसान को रोकने का या प्रॉफिट को रोकने की एक हद मुकर्रर कर सकते हैं। मतलब है कि फ़र्ज़ कर लें मैंने ये कर्सर इस्तेमाल किया है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे समझा देता हूँ। आपकी एंट्री यहाँ पे है, बाय आपने किया हुआ है। आप कहते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल तक आए, 1947 पे है, और अगर ये 1943 तक आ जाए तो मैं बस इतना ही लॉस लूँगा, उसके बाद मार्केट मेरे जो है वो समझ से बाहर निकल जाएगी। ये आपको स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट बेसिक में जो है वो तुक्के से लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक में आप इंडिकेटर यूज़र हैं। जब हम एडवांस में टेक्निक सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने करेक्ट एसएल या टीपी किस जगह पे लगाना है, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपकी बाय की एंट्री है, आप सोचते हैं कि आपने जो है वो इसका नुकसान अगर नीचे आई तो मैं यहाँ तक बर्दाश्त करूँगा, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो आप उससे नीचे की तरफ कुछ अपना एसएल लगा देते हैं और कहते हैं अगर यहाँ तक चली गई तो मैं टीपी लेके प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा, क्या पता मार्केट वापस भी आ जाए। तो आप यहाँ तक का टीपी लगा देते हैं। बेसिक में आप जब भी एंट्री लेंगे मेरी एक बात याद रखें, जो बाय की एंट्री होती है
उसमें स्टॉप लॉस नीचे की तरफ होता है, टेक प्रॉफिट ऊपर की तरफ होता है। इस बात को आपने 2-3 दफ़ा सुनना है। बाय की एंट्री में स्टॉप लॉस आपकी एंट्री प्राइस से नीचे की तरफ होगा और टेक प्रॉफिट एंट्री वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ होगा, जबकि सेल की एंट्री में ये चीज़ें उलट हो जाएंगी। सेल की एंट्री में अब देखें ना, प्रॉफिट उस तरफ होता है जिस तरफ मार्केट आपके हक में जाती है, और नुकसान उस तरफ होता है जिस तरफ मार्केट आपके हक में नहीं जाती। एंट्री बाय की है, हक में तब जाएगी जब मार्केट बाय में जाएगी, तो टेक प्रॉफिट बाय में होगा। और एसएल आपका किधर होगा? सेल में होगा, नीचे की तरफ होगा। सेल की एंट्री में बिल्कुल इसी तरह से है, एंट्री सेल की होगी तो मार्केट आपके हक में सेल में जाएगी, मतलब है कि टीपी आपका सेल में होगा, जबकि आपका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ थोड़ा सा जहां पे आपने एंट्री लिया है वो बाय की तरफ होगा। अब एसएल टीपी को इस्तेमाल कैसे करना है, लगाना कैसे है, वो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ नीचे से नीचे देखें, आपको जो 4-5 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, थर्ड ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है, हमारी ये चलने वाली एंट्री नजर आ गई है। इस एंट्री पे क्लिक करके होल्ड करके रखा है तो सामने 4 ऑप्शन नजर आए हैं। इसमें एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा मॉडिफाई ऑर्डर का, इस पर क्लिक कर दिया हमने। अब हमारे पास ये सामने कुछ ऑप्शन शो हो गया, कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो गया। हमने एंट्री जो लगाई थी उसकी प्राइस ऊपर ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है, मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये देखें, ये प्राइस लिखी हुई शो नज़र आ रही है कि 1947.35 से हमने एंट्री ली थी, ठीक है। अब बेसिक में जब भी आप एंट्री लेंगे आप $2 का स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे और $4 का हमेशा टेक प्रॉफिट रखेंगे। आप 1:2 के साथ काम करेंगे, जितना आपका स्टॉप लॉस होगा उसके डबल आपका टेक प्रॉफिट होगा। 1947.35 से हमने एंट्री लिया है 0.01 के साथ। मैंने आपको बताया है 10 पिप का या 100 पॉइंट का $1 होता है, तो $2 का हम स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे तो 1945.35 आ जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मेरा 200 पॉइंट नीचे, $2 नीचे की तरफ मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और अगर यहाँ पे टेक प्रॉफिट लिखूँ तो 1951.35, 400 पॉइंट का मेरा टेक प्रॉफिट आ गया। ये देख लें, बाय की एंट्री थी, स्टॉप लॉस नीचे की तरफ आया है, टेक प्रॉफिट ऊपर की तरफ आया है। इस तरह से फिर हम इसको मॉडिफाई कर देंगे। अब ये SLTP हमारा लग गया है, इस पेयर पे ऐसे क्लिक करेंगे तो नीचे लगा हुआ नज़र आएगा। अब किसी और पेयर पे मैं आपको एंट्री लेके उसी तरह से आपका SL लगा के दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने सेल की एंट्री ले ली है। सेल की एंट्री लेते ही मैंने इसके ऊपर या तो इस तरह से स्वाइप करना है, ये पेंसिल के निशान पे भी क्लिक करके हम SLTP सेट कर सकते हैं, या इस पर क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे तो ये मॉडिफाई के ऑर्डर पे भी क्लिक करके हम SLTP लगा सकते हैं। अब ये देखें, इसकी प्राइस हमें यहाँ पे शो हो रही है, ये देखें ऊपर की तरफ 1.10,088। ये जो लास्ट वाला 0.88 है ना, यहाँ पे जब हम 200 पॉइंट माइनस करेंगे तो हमारा $2 बन जाएगा, और 200 पॉइंट जब ऐड करेंगे तो हमारा $2 बनेगा। अब ये सेल की एंट्री है तो स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होगा, इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा 1.10288, मतलब 200 पॉइंट ऊपर की तरफ हमने स्टॉप लॉस रख दिया। आपको साफ अल्फाज में समझ आ रही होगी कि 200 पॉइंट का $2 बनता है, मैंने पहले बताया है। 200 पॉइंट ऊपर की तरफ रख दिया। अगर हम इसी को एंट्री को लगाना चाहें तो ये 0.9688 बन जाएगा, मतलब है कि 400 पॉइंट माइनस करेंगे तो 1.09688 बन जाएगा। मेरी एक बात याद रखें, आपने पॉइंट्स माइनस करने हैं, ठीक है। लास्ट वाले 3 हिस्सों में से पॉइंट माइनस या जमा करने हैं, इसके लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की शॉर्ट सी वीडियो में ये 4 टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी परेशानी का सामना है तो अपने डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस करें, आपको मज़ीद गाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पे आप ये SLTP लगाने के बाद इसको मॉडिफाई के ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, फिर ये लगेगा जैसे मैंने अभी लगा दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए सब भाइयों को